हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस कुरुक्षेत्र वाले सेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर में हम कुरुक्षेत्र 2022 को कौन से मंथ का मार्च महीने के कुरुक्षेत्र एडिशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप सभी को पता है योजना वाला जो मार्च वाला जो सेशन था 2022 का, वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप ये वाले सेशन को भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप सभी को पता है ये यूपीएससी के अंदर में चाहे आपका मेंस हो चाहे आपका प्रीलिम्स हो, उन दोनों के अंदर में ये योजना मैगजीन हो या कुरुक्षेत्र मैगजीन हो, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि आपको इन दोनों मैगजीन्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अलग से पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होता है और उस टाइम को आप अपना स्टैटिक या और सब पढ़ाई में लगा सकते हैं। जो मैं करा रहा हूं आप उसको पढ़िए और उसके साथ बने रहिए, और अगर फिर भी मन करता है तो उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को फिर भी क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। आप सभी को पता है मार्च के महीने में बजट से रिलेटेड पूरा का पूरा जिक्र रहता है। तो योजना वाले सेशन के अंदर में पूरा का पूरा सिर्फ यूनियन बजट के बारे में ही बात थी और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे बजट के बारे में बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो कुरुक्षेत्र वाली जो मैगजीन होती है वो किस पे, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड बात करती है, वहां से रिलेटेड स्कीम, वहां से रिलेटेड क्या नाम है चीजें, ऑब्जेक्टिव। तो बजट के अंदर में इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की गई हैं, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, या पुराने इनिशिएटिव्स को कैसे रूरल इकोनॉमी के साथ में हम लिंक कर सकते हैं इस बजट के माध्यम से, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे इस सेशन में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ अगर चाहिए आपको, या फिर आपको इस सेशन के बाद में इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है या यूपीएससी की तैयारी में कोई भी डाउट रहता है, तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। तिवारी प्रशांत 26 ये इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और इसके पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रशांत तिवारी पीडीएफ, यहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और एक और चीज, आपको अगर मान के चलिए कि स्टडी आईक्यू पे कोई कोर्स परचेज करना है तो आप PRT33 ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहला आर्टिकल अगर देखिए, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में चाहे आपका हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हो, पीआईबी का एनालिसिस हो, या फिर योजना वाला एनालिसिस हो, मैं इसमें काफी बार जिक्र कर चुका हूं कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जॉब लगना होता है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रोथ को हम जीडीपी के रूप में नापते हैं। अब दोस्तों ग्रोथ कब होगी, जब क्या होगा दोस्तों, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। अब जीडीपी ग्रो क्यों कर रही होगी, जीडीपी के फॉर्मूले के अंदर में क्या आता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, प्राइवेट कंजम्पशन आप और मैं जो कंज्यूम करते हैं वो, प्लस में दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो, और प्लस में दोस्तों क्या आता है, इंपोर्ट, और क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन जो क्या होता है दोस्तों, ये माइनस में होता है तो इसलिए क्या हो जाता है, साइन माइनस में हो जाता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही है, सारी की सारी चीजें। अब दोस्तों क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे, या आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रीज का सेटअप हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज का सेटअप लगे। अब ये सब चीजें अगर हो रही है, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप खुद सोचिए, पहले मान के चलिए सिर्फ 100 साइकिल बनती थी, अब अगर इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अब क्या है, 500 साइकिल बनने लग गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये साइकिल बनाने के लिए क्या हो रहा होगा, जॉब क्रिएशन भी तो हो रहा है ना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। तो प्लीज इन दोनों चीजों को आपस में इंटरलिंक करके भी रखिए। और कई बार ये कहा जाता है कि जब जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, यानी कि जीडीपी को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ये रिलेशन भी आपको समझा चुका हूं कैसे, जीडीपी के कारण में, ग्रोथ के कारण में क्या होगा दोस्तों, लो जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन के कारण में लोगों के पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है। अब जो लोगों के पास इनकम आती है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। अब जो डिमांड करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होने के कारण में क्या होता है, उसके प्राइसेस भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो याद रखिए, इन्फ्लेशन हमेशा डिमांड साइड से भी होती है और सप्लाई साइड से भी होती है, यानी कि सप्लाई यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही कम हो जाए, तो क्या हो गया, आर्टिफिशियली क्या हो गया, मार्केट में उसकी सप्लाई क्या होगी, कम हो गई। वो पहले 10 थे, अब से 5 ही आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन डिमांड तो 10 की ही है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, 10 आ रहे
अब लोगों का पैसा बहुत आ गया, अब डिमांड लोगों ने 20 की करने लग गए, 20 लोग डिमांड करने लग गए 10 प्रोडक्ट की, तो ये डिमांड कहते हैं ना, इसके भाव बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें इंटरलिंक करके रखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कभी रिलेशन पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। बाकी ऑलरेडी मैं ये सब चीजें कंप्लीट कर चुका हूं आपके लिए। तो एम्प्लॉयमेंट, अब आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कैसे हम हाई ग्रोथ की तरफ जा सके। और आपको पता है दोस्तों, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है। अब हाई ग्रोथ में जाना है यानी कि जीडीपी में क्या करना है, इंक्रीज करना है। और इसीलिए आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में क्या किया गया है, रेपो रेट्स को कम रखा गया है। रेपो रेट को कम रखने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इनकी लोन आपको आसानी से कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, तो लोन लेने की क्या होगी, टेंडेंसी बढ़ जाती है। जब लोन लिया जाता है तो यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, नए नए प्लांट लग रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, वहां पे जॉब भी क्रिएट हो रही है, ये कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार के जो बजट है पूरा का पूरा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि किसकी तरफ में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होती है। एक और चीज समझिए कि जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसके कारण में जब जॉब क्रिएशन हो रही है तो ये क्या एक बहुत अच्छा साइकिल बनाती है। कैसे, जब भी जॉब क्रिएशन हो रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, उनके पास में क्या आ रही है, इनकम आ रही है। अब जैसे ही उनके पास में इनकम आएगी दोस्तों, वो क्या करेंगे, और ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। मान के चलिए पहले कुछ लोगों के पास जॉब नहीं थी, अब लोगों के पास जॉब आई है, अब उनके पास इनकम आई है, तो वो क्या मांग करने लगे, मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। अब जब मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये मैसेज जाएगा कि हाँ अब इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो क्या करेंगे, वहां पर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा से ज्यादा लोगों को जॉब कर देंगे, और क्या करेंगे, वहां पर उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। यानी कि एक साइकिल बन जाता है, कि बहुत अच्छा साइकिल। लेकिन भारत के बारे में यही कहा जा रहा है कि प्रेजेंट सिनारियो ये देखने में आ रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉब का क्रिएशन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फिर भी हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जीडीपी इन्फ्लेशन के कारण में सिर्फ क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई ग्रोथ की तरफ जाना है। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है, उसके लिए जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि 90 मिलियन वर्कर, ये कहा जा रहा है कि 2030 तक 90 मिलियन वर्कर्स क्या करेंगे, नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज के बारे में देख रहे होंगे कि हमें खेती से हटके कोई जॉब मिल जाए। अब यहां पर गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, क्योंकि देखिए भारत के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत युवा देश हैं, आने वाले समय में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे देश में रहे। तो ये इंश्योर करना, इसके साथ में ये भी इंश्योर करना दोस्तों कि लोगों को जॉब भी मिले, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, और साथ में जो लोग आने वाले समय में दोस्तों क्या है, समझिए इस चीज को, जो आने वाले समय में जॉब ढूंढेंगे उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए, ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट जॉब कैसे क्रिएट हो, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पीएम गति शक्ति को किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा इससे। ठीक है, अब यहां पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के दोस्तों कुछ पिलर्स हैं, जिसके कारण में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर साथ साथ में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच। आप सभी को पता है जियो स्पेशल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन हो गया, इन सब जगह पर भी अगर मान के चलिए, अगर इनके अंदर में इनोवेशन किया जाता है, इन सेक्टर्स के थ्रू इनोवेशन के कारण में नए नए सेटअप लगाए जाते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, नए नए मैकेनिज्म को इवॉल्व किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, तो इसके कारण में क्या होगा, वहां पर जॉब क्रिएशन भी तो हो रहा है ना। एक तरफ क्या हो रहा है, आपके नए सेटअप लग रहे हैं, नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, नई नई अप्रोच आ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, और साथ में दोस्तों वहां पर क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और इस इन्वेस्टमेंट के कारण में क्या हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है दोस्तों। तो हाई ग्रोथ रेट्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। उस टेक्नोलॉजी को कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें, जैसे देखिए आप देखिए कि जो अपॉर्चुनिटीज है किस किस के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जियो स्पेशल हो गया, ड्रोन्स हो गया, स्पेस इकोनॉमी हो गया, आपका क्या में सेमीकंडक्टर हो गया। आप खुद सोचिए, इन सब पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट आने लग जाए, नए नए सेटअप बनने लग जाए, तो क्या होगा, जब नए सेटअप बनेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उनको काम करने के लिए क्या वर्कर तो चाहिए होंगे ना, और जो वर्कर चाहिए होंगे वो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी।
अब दोस्तों मान के चलिए आप चाहते हैं कि इन नए नए टेक्नोलॉजीज के अंदर में नई कंपनीज आए। अब जब कंपनीज आएंगी दोस्तों, तो उनको बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा ईज चाहिए होता है, उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए होते हैं, टैक्स की पॉलिसी में थोड़े से उनको रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं, उनको थोड़ा सा क्या है कागजी वर्कों से ऐसे क्या होना चाहिए, उनको थोड़ी सी मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इसलिए आपको पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में हम कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिजनेसेस को हम ये क्या कर रहे हैं इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। हम उनको ये कह रहे हैं कि सिंगल विंडो में आइए और अप्रूवल लेकर जाइए, आपको ज्यादा ऑफिसेस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ट्रस्ट बना रही है स्टार्टअप्स के अंदर में, बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर में कि आप आइए यहाँ पर इन्वेस्ट करिए और हम आपको ऐसा एक माहौल बनाकर देंगे जहां पर हम आपके साथ में प्रोएक्टिवली काम करेंगे, एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाएंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, आपको हम क्या ना टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको स्पेशल इंसेंटिवाइजेशन देंगे। इन सब कारणों से आप क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके कारण में इंडिया को बेनिफिट क्या है दोस्तों, जॉब क्रिएशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, फैसिलिटेटिव प्रोएक्टिव एक्शन, यानी कि हम बिजनेस आएगा उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। ओपन चैनल कंसल्टेशन, आपके साथ कंसल्ट करेंगे हम पॉलिसी के अंदर में, हम कहेंगे कि आप आइए, हम जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके अंदर में अपने इनपुट्स दीजिए, फिर इसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और डाटा ड्रिवन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये ऑलरेडी पीआईबी के अंदर में करा चुका हूं कि जो पॉलिसी बनाएंगे उसके अंदर में हम क्या एविडेंस के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे न्यू न्यू पॉलिसीज को बुलाएंगे जो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको पहुंचाए, जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट पहुंचाए, जो नई नई एंटिटीज आ रही हैं उनको बेनिफिट पहुंचाए दोस्तों। ठीक है, चलें और क्या करेंगे, एक्सेस टू क्रेडिट। देखिए आपने कहा भाई साहब ये टेक्नोलॉजी में आ जाओ, चलिए आपके लिए लॉ वगैरह ये सब चीजें भी कर दी। अब वो यहां आ रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। क्या चाहिए, पैसा। तो आपने कहा उसकी भी टेंशन मत लीजिए, हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे स्कीम्स हम चला रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप्स को हम बेनिफिट पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट लेवल पर खुद ही क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप आइए तो सही, जहां पर हम आपको क्या करेंगे, इमरजेंसी लेवल पर क्रेडिट गारंटी देंगे। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या, पैसा देंगे, जिससे आप क्या करिए, बिजनेस का सेटअप करिए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बिजनेस का सेटअप करने से क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है। अब जब जॉब क्रिएशन हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर में हो जाए या किसी भी सेक्टर के अंदर में जॉब क्रिएशन हो रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सोचिए वो 100 लोग जो एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, वो 100 लोग की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। और वो डिमांड क्या होगा हमारी इकोनॉमी में, मान के चलिए फिर वही एग्जांपल, 10 पेंसिल की डिमांड और करेंगे तो 10 पेंसिल के लिए इन्वेस्टमेंट और आएगी, तो एक साइकिल चलता रहेगा। इसे बोलते हैं वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को क्या करता रहेगा, बेनिफिट करता रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मान के चलिए ये सब चीजें, पैसा भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलना चाहिए, ये सब भी चीजें हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए उनको, साथ में उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारे यहां पर उससे भी डायरेक्ट जॉब क्रिएशन हो। देखिए एक बेनिफिट किनको मिल रहा है, जो आ रहे हैं, जिनको यहां पर एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम चाहिए। मान के चलिए एक्स स्टेट से वाई स्टेट में आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, अगर रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो आप प्रेफर करेंगे। और दूसरी तरफ में दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अंदर में जो वहां पर कई सारी जॉब क्रिएशन हो रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फिर क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में दिया कि जैसे पीएम गति शक्ति, ये क्या है, एक स्कीम है जिसके अंदर में हम रोड, आपके पोर्ट्स, आपके रेलवे, एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर के लैंडिंग, हर तरीके से हम दोस्तों हम क्या करना चाह रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है उसको क्या करना चाह रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सीमलेस, बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन कैसे जा सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे इंक्रीज हो सके, ये सब चीजें हम बनाना चाह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। आपको पता है जहां पर रोड अच्छी होती है, जहां पर रेल नेटवर्क अच्छा होता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन साथ में दोस्तों जब ये बना रहे हो, अगर सड़क बना रहे हो, तो उसके अंदर में क्या हो रहा है, सीमेंट भी यूज हो रहा है, उसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, उसके अंदर में दोस्तों क्या हो रहा है, बजरी, ये सब चीजें भी क्या में आपके क्या बोलते हैं उसे, सरिया, ये सब चीजें, स्टील वगैरह सब कुछ यूज हो रहा है। अब उसके अंदर भी इनको बनाने के लिए क्या चाहिए, उन इंडस्ट्रीज में भी क्या वर्कर काम कर रहे होंगे, और इस इंडस्ट्रीज के अंदर में भी क्या आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, जॉब क्रिएशन हो रहा होगा। और दूसरी तरफ में जब रोड पे काम कर रहे होंगे तो वहां पर भी क्या कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा। तो यानी कि आप खुद सोचिए कि एक प्रोजेक्ट से कितना ज्यादा इंपैक्ट पूरी की पूरी इकोनॉमी में पड़ रहा है, खुद कितना ज्यादा। तो आप खुद सोचिए अगर नेशनल लेवल पर इतना ज्यादा अगर प्लानिंग वे में क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, इतने ज्यादा ड्रास्टिक लेवल पर
अगर हम ये चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो आप खुद सोचिए उसका कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसीलिए बार बार इसको क्या कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क स्कीम के रूप में काम कर सकता है। अब दोस्तों आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हमने कर दिया, टेक्नोलॉजी से कर दिया, सारी चीजें कर दी। उसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, एजुकेशन एंड स्किल। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, बट समस्या क्या है कि वो पॉपुलेशन, वो जो लोग हैं, वो जो यूथ है, वो क्या है दोस्तों, स्किल्ड नहीं है। क्या है, स्किल्ड नहीं है। तो सरकार इसके लिए भी, आपको पता होगा कि कैसे टेली एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, घर घर पे कोर्सेज कैसे प्रोवाइड किए जाए। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में क्या किया गया, ये कहा गया कि आप 30 क्लास के बाद ही वोकेशनल ट्रेनिंग ले लीजिए। स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मंत्रालय ही बना दिया गया, स्किल से रिलेटेड कैबिनेट कमेटी, इसलिए कि यहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड की जा सके। अब जो वो स्किल प्रोवाइड की जाएगी तभी तो वो मार्केट में जाके काम कर पाएंगे। आपने मार्केट बना दी, आपने फैक्ट्रीज लगा दी, आपने सब कुछ क्रिएट कर दिया, बट वहां पर काम करने वाले लोगों के पास अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तो आपको अपने यूथ को भी क्या करना पड़ेगा, वो स्किल प्रोवाइड करानी पड़ेगी दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आपस में इंटरलिंक करते रहिए दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको इंटीग्रेट किया जाए। डिजिटल एजुकेशन, घर पे बैठे ही डिजिटल यूनिवर्सिटीज के थ्रू एजुकेशन मिले, ऑनलाइन से ही आपको हायर एजुकेशन मिले, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन मिले। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर में क्या क्या नीड है उसकी आपको क्या मिले, ट्रेनिंग मिल जाए घर पे बैठे ही। तो ये सब चीजें क्या है, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ह्यूमन, आपको और मेरे को क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्स है उसको क्या कर रहे हैं, उसको बेनिफिशियल बना रहे हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा इनहांस कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल ग्रोथ, अब जो ग्रोथ है उसके अंदर फाइनेंसिंग करना, उसके अंदर पैसा, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट। सबसे बड़ी तो बात यही देखिए, डिजिटल पेमेंट हो गया। कैसे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए, कैसे नए नए, मान के चलिए, जैसे मान के चलिए जो न्यू एंटिटीज हैं उनके पास में हो सकता है कुछ लोन रखने के लिए वो चीज अवेलेबल ना हो, तो कैसे उसमें एडवांसमेंट किया जाए, कैसे उसके अंदर में चेंजेस लाए जाए, कैसे अमेंडमेंट किया जाए कि वो न्यू एंटिटीज को भी, न्यू एंटरप्राइजेस को भी क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा सके, कैपिटल प्रोवाइड करा सके। ठीक है, अब मान के चलिए कहीं पर जो एनपीए हो जाते हैं, अब एनपीए के कारण पेमेंट नहीं हो पाती है। अब आपको पता है दोस्तों, जब वो पेमेंट नहीं हो पाती है तो बैंक के साथ समस्या क्या होती है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। ये बैंक है एसबीआई, इसने लोन दे रखा है बहुत सारे लोगों को और एनपीए का ज्यादा हो गया, तो उसको बोला जाता है रिस्क वेटेड एसेट, जिसपे वो एसेट जिन पे रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो गए। और दोस्तों इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक रेशो होता है, क्या होता है, CRAR रेशो होता है। ठीक है, कैपिटल रिस्क क्या एडिक्वेसी रेशो, रिस्क एडिक्वेसी रेशो। इसके अंदर में क्या होता है, इधर कैपिटल होता है और नीचे क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद सोचिए समस्या क्या है इसके साथ में, कि जितना ज्यादा रिस्क वेटेड एसेट बढ़ता रहेगा इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब जब इसकी वैल्यू कम होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे बैंक को क्या करता है, बेजल नॉर्म के तहत में क्या कर देता है, आरबीआई उसमें डाल देता है कि वो लोन नहीं दे सकते किसी को भी। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोन नहीं दे पाएंगे तो वो क्या, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी मार्केट के अंदर। तो इस मैकेनिज्म से बैंक्स को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा चीज निकाली गई। क्या निकाला गया, बैड बैंक। ऐसा मेजर लिया गया कि जो बैंक हैं इनसे जो लोन है, मान के चलिए 100 लोगों ने लोन ले रखा है, वो एनपीए है, ये बैड बैंक क्या करेगा, उनसे परचेस कर लेगा। अब जब उनसे परचेस कर लिया तो एसबीआई बैंक से अगर परचेस कर लिया दोस्तों, तो एसबीआई की जो बैलेंस शीट है वो तो खत्म हो गई, बढ़िया हो गई, साफ हो गई, यानी उसके रिस्क वेटेड एसेट क्या हो गए, कम हो गए। अब रिस्क वेटेड एसेट कम हो जाएंगे तो उसका CRAR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो बेसल नॉर्म्स है उनके तहत मिल रहा होगा, और फिर उसके कारण में क्या होगा दोस्तों, वो दोबारा से लोन देने के लिए क्या है, फ्री है। तो ये क्या है, बेनिफिट है उसका। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर में चीजों को बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक ग्रोथ के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें की जा रही है उसको इन शॉर्ट हमने वहां पर क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों कि भारत के अंदर में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आने वाले समय पे भी रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर
कोविड के अंदर में जो सारे सेक्टर क्या थे वो नेगेटिव में चले गए थे, जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो क्या था, पॉजिटिव था। और एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर दोस्तों 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इंगेज है इसके अंदर में। तो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में एडवांसमेंट लाया जाए, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में आपको पता है फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे ये भी इंश्योर किया जाए कि जो वहां की जो न्यू जनरेशन आ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में एक और समस्या हो रही है कि जो फार्मर्स हैं, यानी कि एजिंग ऑफ एग्रीकल्चर ये भी कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, जो फार्मर हैं, वो एज ज्यादा होती जा रही है, यानी कि यंग जो जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन उसमें काम करना नहीं चाह रही है। और अगर वो होगा तो आने वाले समय में सोचिए कि अगर कोई बचे ही ना एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए, तो हमारी फूड सिक्योरिटी पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इसके कारण में कितना ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो प्लीज इनको आपस में कनेक्ट करके हमेशा रखिए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 70% पॉपुलेशन हमारी इसके अंदर में डिपेंडेंट है। आने वाले समय में अगर हम इसके अंदर में इनोवेशन नहीं करेंगे, एडवांसमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि जब यंग पॉपुलेशन ही वहां पर काम नहीं करेगी वहां पर। इसीलिए दोस्तों कई बार ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में कैसे टेक्नोलॉजी को किया जाए, एग्रीकल्चर फील्ड के कैसे अंदर में हम एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आए, यहाँ पर यंग यंग लोगों को कैसे हम कहें कि एग्रीकल्चर के अंदर में आप नए नए स्टार्टअप को स्टैब्लिश करिए। ये सब चीजें क्या करी जा रही है, मोटिवेट करी जा रही है। तो आने वाले देखते हैं कि क्या क्या चीज होती है। बट आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने जीडीपी में क्या किया था, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया था। कब, कोविड के समय पे, ऑलरेडी अभी आपको बताया मैंने। और अगर देखा जाए दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के अंदर में अभी क्या है, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर अगर देखा जाए तो 18% जो जीवीए है उसके अंदर में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर देखा जाए जीडीपी के रूप में, अगर देखा ग्रोथ के रूप में देखा तो 3.9%। आप खुद सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और ऑलरेडी आपको पता है कि 70% जो है हमारी पॉपुलेशन क्या करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर उससे रिलेटेड सेक्टर पे क्या करती है, डिपेंडेंट करती है। तो कैसे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में कैसे चीजों को इनहांस किया जाए, कैसे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके लिए कमेटी थी, क्या डबल करने के लिए क्या थी, दलवाई कमेटी थी, जो क्या चाहती थी कि फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए, उसके लिए काम किया जाए। अब जैसे मान के चलिए फसल खराब ना हो, उसके लिए फसल बीमा योजना शुरू किया गया। किसानों के पास में पैसा रहे किस चीज के लिए, इनपुट के लिए, कि वो फसल के अंदर में बुआई कर सकें, उसके अंदर में सारी चीजें कर सकते हैं, अपना जीवन यापन चला सकें। उसके लिए क्या किया गया, आपको पता होगा कि कृषि सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि शुरू किया गया, जिसके अंदर 2000 रुपए हर महीने दिया जाने लग गया। आपको पता है सिंचाई यानी कि इरिगेशन कैसे हो, उसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, क्या नाम है, कृषि सिंचाई योजना, ये सब चीजें शुरू की गई। अब आपको पता होगा कि वेयर हाउसेज जहां पर क्या किया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को रोक रखा जाता है, तो उसके लिए क्या किया गया, किसान संपदा योजना भी शुरू की गई। ये सारी की सारी स्कीम्स इसीलिए शुरू की गई कि एग्रीकल्चर फील्ड हमें पता है कि वो हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में भी, सोशल एस्पेक्ट में भी, हमारे इंडिया की कंट्री के एक्सपोर्ट को भी, सारी लेवल पे इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर में हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा सहयोग करने की आवश्यकता है, और बजट में बहुत सारे मेजर्स लिए भी गए। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो सेरेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए। अब आप खुद सोचिए इसका मेजर रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पर सेरेल्स को बनाने की, यानी कि जो दाल वगैरह है उनको ज्यादा उगाया जाए, उसके बारे में बात की जा रही है। हमारे यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि जो चावल, गेहूं और गन्ना है उसके अलावा भी खेती की जाए, यानी कि हम क्या चाहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो एक ही मोनोक्रॉपिंग होने के कारण में दोस्तों क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग होने के कारण में एक ही खेती के बार बार एक ही जगह पे होने के कारण में वो जो जगह है उसकी जो बंजर मतलब जो उपजाऊपना है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, जो फर्टिलिटी है उसकी वो कम होने लग जाती है। और एक और चीज, एक ही प्रकार की अगर खेती होगी तो मार्केट में एक ही चीज जाएगी, एक ही फसल जाएगी, तो दूसरी जो फसल है उसकी शॉर्टेज होगी। तो तीसरी एक और चीज दोस्तों, आप एक ही फसल पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो मार्केट के कोलैप्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर मान के चलिए कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया, कुछ क्या में बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ हो गया, तो उसके बहुत नुकसान है। तो इसलिए अगर क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर दिया जाए या एग्रीकल्चर के फील्ड को ही डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, तो फार्मर क्या है, अलग अलग सोर्सेज से अगर उसके पास इनकम आएगी तो वो क्या हो पाएगा, उसके कारण में क्या हो जाएगा कि एक बहुत बढ़िया
मतलब ये कहते हैं ना सेफ नेट मिल जाएगा, सेफ्टी नेट मिल जाएगा, जिसके कारण में वो जो कंडीशन आ जाती है जिसके कारण फार्मर्स को सुसाइड करना पड़ता है उससे बच सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना। अब उसके अंदर में सपोर्ट करने के लिए हम सबसे बड़ी चीज क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी करते हैं, एमएसपी। आप सभी को पता है एमएसपी का दो प्रकार से फायदे हैं। सबसे पहला फार्मर लेवल पर फायदा क्या है, फार्मर लेवल पर फायदा ये है कि मान के चलिए आपकी फसल ज्यादा उग गई, अब ज्यादा हो गई दोस्तों, तो यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। अब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। या फिर मान के चलिए आपकी फसल खराब हो गई, उसके जो दाम है वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो वहां पर क्या करती है गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट को पता है एग्रीकल्चर फील्ड की, फार्मर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, कहती है कि आप हमारे पास आइए, हमने जो रेट डिसाइड कर रखा है एमएसपी, उस पर क्या करिए, हमें बेच दीजिए। यानी कि एक प्रकार के सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है किसको, फार्मर। पहला तो फार्मर को बेनिफिट ये है। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था, उसके तहत में हमने क्या डिसीजन लिया था कि जो गरीब हैं, जो पिछड़ा तबका है, उनको हम क्या करेंगे, अनाज जो खाने की चीजें हैं वो बहुत कम रेट पर 1, 2, 3 रुपए के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर में हेल्प करता है, क्योंकि क्या सरकार तो खेती करती नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या करते हैं, ये जो एमएसपी पर खरीदा गया जो सामान है, इसी को ही कहां पर पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकर आते हैं और इसी के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों के बीच में इसको बांटते हैं। ठीक है, तो यानी कि फूड सिक्योरिटी, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसके अंदर में भी क्या करता है, ये एमएसपी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको पता होगा कोविड के अंदर में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, जिसके अंदर फ्री में राशन दिया गया, उससे बताया गया कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को गरीबी के कारण में, भुखमरी के कारण में उनकी मृत्यु होने से हमने क्या किया, बचा लिया, इस स्कीम ने बचा लिया। और सोचिए अगर ये चीज ना होती, हमने बफर स्टॉक ना रखा होता, हमने परचेस करके ना रखा होता, तो हमारे देश में क्या हालत हो जाती। तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर फील्ड में आपको मैंने बताया कि जो यंग पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही है, यंग लोग नहीं जा रहे। तो यंग लोगों को कैसे इसके अंदर में लाया जाए, यंग लोगों को कैसे इसके अंदर आने के लिए मोटिवेट किया जाए, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। यानी कि नए नए स्टार्टअप बनाए जाए, जो मार्केट है उसको कैसे डिजिटलाइज किया जाए, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका कैसे यूज किया जाए। जैसे मान के चलिए ड्रोन का यूज किया जाए सर्वे को करने के लिए, जिसको क्या किसान ड्रोन बोला गया। जैसे मान के चलिए ये भी टेक्नोलॉजी तो है कि आपके जो वेयर हाउसेज हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उनको क्या किया जा रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से बनाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ही तो है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन कर रहे हैं। इसके कारण में क्या हो रहा है, आप ये इंश्योर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले क्या होता था, कहीं पर भी खेती हो रही है तो किसान क्या करता था, सारे के सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर में डाल देता था, खाद डाल देता था, फर्टिलाइजर डाल देता था। आपने कहा नहीं, आप उस सॉइल के सैंपल कलेक्ट करें, उसको चेक करें कि यहाँ पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सिर्फ उन्हीं को डालें। इससे क्या हुआ, किसान का पैसा भी बचा। दूसरी चीज क्या, वहां पर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जाने से उससे जो लीचिंग होती थी और जो पानी में मिक्स हो जाता वो भी कम हो गया। और उसके कारण फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा यूज होने का, जो फसल खराब होती थी, फसल के अंदर में जो फर्टिलाइजर यूज होने के कारण में जो उसकी केमिकल डिसएडवांटेजेस होते थे, वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। और ये सब कैसे, फसल बीमा योजना, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब चीजों में भी क्या किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाए, जियो टैगिंग की जा रही है, जियो टैगिंग की जा रही है, यूरिया कहां पर कितना है, पानी जो इरिगेशन मेथड है उसके अंदर में टेक्नोलॉजी को कैसे लाया जाए, हर जगह पर फ्लडिंग ना की जाए, पर ड्रॉप पर क्रॉप को कैसे इंक्रीज किया जाए, खेतों में पानी को पहुंचाने का मैकेनिज्म कैसे चेंज किया जाए, ये सब चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन ही तो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अब टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपके अंदर में यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टअप्स भी तो बन रहे होंगे। अब मैंने स्टार्टअप के लिए क्या, आपको पता होगा नाबार्ड एक बैंक है, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो क्या कर रहा है, अलग से एक फंड उसने एलोकेट किया है, किस लिए, कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर में अगर कोई स्टार्टअप आता है तो क्या करेगा, उसे हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपने सबने पराली वाला मैटर देखा होगा। पराली में क्या होता है, पराली में एक्चुअली में क्या होता है कि मशीन का यूज करके क्या किया जाता है, उसको काटा जाता है, फसल को काटा जाता है। पहले हाथ से जब काटते थे, मान के चलिए ये रही फसल, पहले हाथ से जब काटते थे तो बिल्कुल जड़ से काटते थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता था, खेत की फिर जुताई होती थी, फिर उसके बाद में वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब क्या है, मशीन से काटने के बाद यहाँ से कटाई होती है, इतना हिस्सा रह जाता है, तो इसको क्या करते हैं, वो जला देते हैं, किसान जला देते हैं। अब यहाँ पर कई सारे स्टार्टअप ऐसे आए हैं, इनका ऑल्टरनेटिव उन्होंने कहा है
कि भाई साहब आप इसे जलाइए मत, इसे क्या करिए हमें बेच दीजिए, हम इसके स्ट्रॉज बनाएंगे, हम इसके अलग अलग चीजें बनाएंगे, हम इसकी खाद भी बनाएंगे, हम इसके गत्ते बनाएंगे, हम इसके कागज बनाएंगे, हम इसके कैलेंडर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप हमें बेच दीजिए। इससे क्या हुआ, किसानों को, फार्मर को इनकम भी मिली, इसको बेच दिया, और इससे एनवायरमेंट का भी सॉल्यूशन हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई सारे वो आए, स्टार्टअप आ सकते हैं जो किसान को ये बेनिफिट, उसके वेदर से रिलेटेड बेनिफिट पहुंचा सके, उनको जानकारी दे सके। ऐसा स्टार्टअप वहां का आ सकता है। यहाँ पर मान के चलिए वहां पर ऐसा कोई स्टार्टअप आए जो आसपास के जितने भी वेयर हाउसेज हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे सके। अभी एक जैसे एक स्टार्टअप चल रहा है, वो क्या कर रहा है, किसानों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है कि जैसे मान के चलिए आपको अपना गन्ना, शुगर केन मिल तक लेके जाना है, तो उसके लिए जैसे ओला उबर बुक करते हो ना आप सभी की गाड़ी, ऐसे वो क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुक कर सकते हैं अपने खेती से, वहां से सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि किसान को इस चीज में फ्री रहना है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड स्टार्टअप भी कहां से, एग्रीकल्चर फील्ड में। और आपको पता है अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, एग्रीकल्चर को ही होगा। अगर एग्रीकल्चर को होगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारे देश को भी फायदा होगा। ठीक है, अब एक जैसे नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर में केमिकल फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग बहुत बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ती जा रही है। अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है दोस्तों, आप खुद सोचिए, तो आपको पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जब उनको आप क्या ना प्रोसेस करके अगर बेचेंगे तो आप खुद सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को। तो कैसे उसको बढ़ाया जाए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाए, उसके लिए बजट में स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब एक और चीज समझिए, अब आपने फसल वसल उगा ली, सब कुछ उगा लिया, अब आप मार्केट में उसको बेचना चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर बेचें तो थोड़े से नेगोशिएशन करने की जो पावर होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए एक और चीज कही गई कि ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, और क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए, जैसे अमूल दूध, वो भी एक क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसे कई सारी सोसाइटीज बनाई जाए जो क्या करेंगी, फार्मर्स को हेल्प करेंगी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, और उनको चाहे पैसे की जरूरत हो वो भी उनकी नीड पूरी हो सकती है। उसके साथ में क्या होगा, इन सोसाइटीज के ऊपर में टैक्स भी क्या किया गया है, लिवाई जो है कम किया गया है, उनको भी एक बराबर में लाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण में कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स एक साथ आए। अपने मान के चलिए अगर छोटे छोटे हिस्से में प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कारण में उतना मास लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अगर मान के चलिए सभी के सभी एक सोसाइटी बना लेते हैं और एक मास लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कारण में क्या होगा, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें उनको बेनिफिट मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो दोस्तों जो फोकस है बजट का वो रूरल और एग्रीकल्चर लेवल पर फाइनेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि यंग जो यूथ है उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, ये ऑब्जेक्टिव है, ये कोशिश की जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो आने वाले समय पे बहुत ज्यादा 2-3 लेवल पर क्या हमें नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। चलें आगे बढ़े अगले आर्टिकल की तरफ। लर्निंग रिकवरी इन स्कूल एजुकेशन। ऑलरेडी इसके ऊपर में हम कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान या तो माइग्रेंट्स को हुआ है या फिर सबसे ज्यादा नुकसान ये बच्चों को हुआ है। 2 साल तक स्कूल बंद थे। अब बच्चे के स्कूल बंद थे यानी कि उनको बिल्कुल भी पढ़ाई का मौका बिल्कुल नहीं मिला। कई सारे बच्चे बिल्कुल जो चीजें उनको आती थी वो भी भूल चुके हैं। तो कैसे उसमें रिकवरी करनी है स्कूल एजुकेशन के अंदर में, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और ऑलरेडी कई सारे समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो चुकी हैं। कई सारे बच्चे काम करने लग गए हैं, कई सारे बच्चों की शादियां हो गई हैं, कई सारे बच्चे परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं। तो उनको कैसे दोबारा से स्कूल एजुकेशन के अंदर में लेकर आ जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। और आपको पता होगा कि 2 रिपोर्ट होती हैं। एक होती है एसर की रिपोर्ट, वो कौन निकालता है, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। ठीक है, और अभी रिसेंटली पढ़ाया था मैंने आपको, एक होती है नास, वो कौन, एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। एजुकेशन से रिलेटेड यही दोनों की दोनों। और रिसेंटली रिपोर्ट में पाया गया दोस्तों कि ऐसी कई सारी स्कूल्स, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बच्चे परमानेंटली शिफ्ट हो गए, जहां पर बच्चों को वर्किंग कैपिटल में डाल दिया गया, काम करने लग गए, जहां पर बच्चे पेंडेमिक के बाद में कई सारे एनरोलमेंट जो ऑलरेडी थे वो वापस आए ही नहीं। तो ये क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको कैसे वापस उनको स्कूल के अंदर में लाया जाए, कैसे इस इंपैक्ट को रोका जाए, इस चीज के ऊपर बहुत बारी बात की जाती है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर में कैसे ये चीजें, इस इंपैक्ट को, कोविड के इंपैक्ट को कम किया जाए, इसके बारे में बात होती है। अब इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए कि बच्चों को घर में भी पढ़ाई मिल सके, जैसे ई विद्या हो गया, ठीक है, जहां पर दीक्षा हो गया, जहां पर वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आपको पता होगा सैटेलाइट के माध्यम से हर क्लास के लिए
एक चैनल एलोकेट किया जा रहा है जहां पर वो एजुकेशन को ले सके। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कैसे हाइब्रिड मैकेनिज्म को बनाया जाए कि फ्यूचर में भी अगर ऐसी कोई समस्या हो जाए बाय चांस, तो वहां पर भी हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या, वहां पर भी ऑनलाइन उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए ये भी देखा जाए। इवन दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में ये भी कहा गया है कि जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर हैं, वो क्या करेंगी, मैप करेंगी कि इन स्कूल से ये लोग जाते थे, ये अब स्कूल नहीं जा रहे, इनको कैसे दोबारा से स्कूल में दोबारा लेकर आया जाए। टीचर्स के ऊपर में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप कनेक्ट करिए बच्चों से, कॉल करिए कि उनको दोबारा से वापस लेकर आया जा सके। तो ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कैसे एजुकेशन सेक्टर को दोबारा से पुश किया जा सके, क्योंकि देखो एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई करना, फिर उनको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कैसे दोबारा से वापस लेकर आना, और अगर नहीं आ पा रहे तो वहां उनके घर तक एजुकेशन कैसे पहुंचे, ये भी इंश्योर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बजट से रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर के अंदर में क्या क्या किए गए, एक्सपेंशन ऑफ टीवी चैनल्स ऑलरेडी बताया कि हर एक क्लास के लिए एक एक टीवी चैनल को दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, ITI स्किल, ये सारी की सारी चीजें वोकेशनल उसके ऊपर में किया जा रहा है। और वोकेशनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जाकर ही, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, आप किसी और चीज में लग गए, तो वर्चुअल लैब्स भी बनाई गई है। ये भी क्या है, बजट के अंदर में प्रोविजन लेकर आया गया है। ठीक है, अगला क्या किया गया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारी चीजें, बुक्स, सारे के सारे लर्निंग के लिए जो जो चीजें चाहिए वो एक्सेस मिलेगा। यानी कि इंडियन लैंग्वेज के अंदर में, डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज के अंदर में स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। तो ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर में किया गया। अब दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी तो ठप हुआ ना, कोविड के कारण में सबसे ज्यादा MSME सेक्टर बंद हो गया, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसको भी रिवाइव करना है। तो उसके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ प्रोविजंस रखे ही गए होंगे, आपको पता है बजट के अंदर प्रोविजंस तो रखे गए होंगे। तो एक बार इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड जो जो प्रोविजंस रखे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है, अगर प्रोजेक्शंस देखा जाए तो आपको पता है कि भारत सबसे ज्यादा बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप सभी को पता है इस चीज के बारे में। हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कैसे हम इस चीज को एनहांस कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है, वुमेन भी है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे पास मार्केट भी है, हमारे पास कैपिटल भी है, सब कुछ है। इनको कैसे एक साथ एक जगह पर एक पॉलिसी में ले आए, जिसके कारण में दोस्तों हमारा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु बन सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस बजट के अंदर। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, जो डायरेक्ट जॉब देता है, और सिर्फ जॉब मेल को ही नहीं। MSME सेक्टर जो देखा मैंने आपको बताया ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ महिला, वो कह रहे हैं पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी सबसे ज्यादा, अगर भारत के अंदर में जो महिलाएं जो जॉब करती हैं वो सबसे ज्यादा कहां करती हैं, MSME सेक्टर के अंदर में ही करती हैं। तो इस MSME सेक्टर को भी क्या करना पड़ेगा, हमें पुश करना पड़ेगा कि कैसे ये भी क्या करे, सस्टेन हो पाए। और इसीलिए दोस्तों आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गया, आपके कई सारे जगह पे रिबेट दिया गया टैक्सेशन के अंदर में, कई जगह पे इंटरेस्ट सबवेंशन किया गया। ये सब चीजें क्या की गई कि MSME सेक्टर दोबारा से खड़े हो सके और अपना जो पहले का पोटेंशियल था उससे कहीं और आगे ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसके कारण में क्या होगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, और साथ में दोस्तों क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये भी चीज कोशिश की जा रही है इसके साथ में। ठीक है, जैसे उद्यम सर्टिफिकेशन करने की बात की गई। अब आपको पता होगा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, यानी कि बैंक के द्वारा कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी पर क्या दिया जाता है, उधारी दी जाती है, लैंडिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिश की जा रही है कि MSME सेक्टर को भी क्या इसके अंदर में रखा जाए, जिसके कारण में बैंक क्या करे, इनको भी लोन प्रोवाइड कराए। ठीक है, अब जैसे एक और चीज समझिए, यहां पर एक और कई सारी चीजें की गई, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया आपको। अब एक और चीज समझिए, असीम, ये किस चीज के लिए किया गया था, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये किसको हेल्प करेगा, MSME सेक्टर को करेगा। इसके अंदर में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में क्या किया गया है, ये डाटाबेस है जहां पर क्या है, जो स्किल्ड क्या है, स्किल्ड एम्प्लॉय है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका डाटा अवेलेबल है। अब मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर स्किल के पर्सन चाहिए, तो मैं क्या जा सकता हूँ, इस पोर्टल पे जाऊं, इनको उठाऊं और उसको क्या कर सकता हूँ, उनके अपने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय कर सकता हूँ। तो ये क्या है, फैसिलिटेट कर रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल उसके अंदर में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर लेवल पर। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, असीम किस लिए है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देख सकते हैं, एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय को देख सकते हैं, यानी कि मैपिंग करने का, डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करने के लिए क्या है, असीमिक पोर्टल है, विच इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में की गई हैं कि आपके इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी को बढ़ाया गया है, कैसे माइक्रो स्मॉल उनके इंडस्ट्रीज को फंडिंग और ज्यादा इंक्रीज हो उसके लिए बात की गई है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ऑलरेडी कई बार इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। ये क्या है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, काफी सारे सेक्टर, यार में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, सब कुछ इनको आइडेंटिफाई किया गया, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सबको भी आइडेंटिफाई किया गया कि इसके अंदर में जो आप पहले प्रोडक्शन करते थे, मान के चलिए मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूं, आप पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब इस 100 से आप जितने ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस पर हम क्या देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ज्यादातर हम कहां से, बाहर से, चाइना से आ रहे हैं, तो क्यों ना डोमेस्टिक लेवल पर उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, हम अपने आप में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहां पर इंपोर्ट करने की बजाय हम आने वाले सिचुएशन में एक्सपोर्टर बने। और एक चीज समझिए दोस्तों, जब हम इंपोर्ट करते हैं उसके कारण में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होते हैं वो जॉब भी तो कट डाउन करते हैं ना, जो जॉब कर रहे होते हैं वो भी कट डाउन होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप कहोगे कि 100 से आपको 500, उन्हें पता है अगर 500 प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा, सामान बेचने का तो पैसा मिल ही रहा है, प्लस में प्रोडक्शन इंक्रीज करने का इंसेंटिव मिल रहा है, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। यानी कि आत्मनिर्भर हर प्रकार से बनने की कोशिश की जा रही है इस माध्यम से दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से। ठीक है दोस्तों, बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे जो आपकी फाइलिंग है, जैसे आपको देखा होगा जीएसटी एंड नेटवर्क बनाया गया, डिजिटल लेवल पर क्या है आप फाइलिंग कर सकते हैं, आपको ई वे बिल, आपको बिल को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको ई वे बिल के माध्यम से आप सीमलेस ट्रांजिशन कर सकते हैं। जैसे आपको फास्टैग के माध्यम से क्या है कि आपको टोल पर रुकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप सीमलेस क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइम को कैसे बचाया जाए, ये सारी चीजें किस लिए हैं कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, कैसे यहाँ पर बिजनेस करना आसान बनाया जा सके, ये सब चीजें इसी चीज के लिए शुरू की गई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर किए गए हैं। जैसे मान के चलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि उस एरिया में, उस जोन के अंदर में आइए, वहां पर सेटअप करिए, और उन जोन में बेनिफिट क्या होता है, वहां पर टैक्सेशन से रिलेटेड बेनिफिट होता है, वहां पर कई प्रकार के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे मान के चलिए आपको शिप पे कुछ करना है तो वहां पर वो बेनिफिट मिलेंगे आपको, वहां पर वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पर अच्छे रोड बनाकर दिए जाएंगे, रेल की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीजें वहां पर क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलें अब आगे बढ़े। तो अब देखते हैं हम रूरल इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि रूरल इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दोस्तों आप सभी को बार बार इस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं कि रूरल इकोनॉमी के अंदर में क्या है, एग्रीकल्चर। तो अगर वहां की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही होगी तो उसके सेंटर में कौन होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि 70% जो वर्क फोर्स है हमारे पूरे भारत के अंदर में, वो कहां पर रहती है, रूरल एरिया के अंदर में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में रहती है। और दोस्तों एक और चीज समझिए, रूरल एरिया के अंदर में 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। क्या है, पहली पॉवर्टी। अगर हम वहां की इकोनॉमी को रिफॉर्म नहीं करेंगे, वहां के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो ये गरीबी बढ़ती रहेगी, और गरीबी बढ़ने के कई सारे नुकसान हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन ना होना पाना, एजुकेशन ना हो पाना, सारी चीजें प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी के कारण पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसके कारण में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, एक विशियस साइकिल बनता जा रहा है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसके कारण में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी। तो दोस्तों इन तीनों चीजों को, इन एविल को अगर खत्म करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करेगा, इकोनॉमी। तो कैसे इकोनॉमी को वहां के सुदृढ़ किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। अब जैसे मान के चलिए इसी कारण से क्या है, रूरल एरिया से माइग्रेशन होता है किधर, अर्बन एरियाज में। अब जब ये होता है दोस्तों तो इसके कारण भी बहुत समस्या होती है, ऑलरेडी बता चुका हूं काफी सारी डिटेल में कि अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने के कारण में कितने सारे नुकसान है। रिसोर्स का क्रंच होना, जहां आप रह रहे हैं वहां पे वॉइड क्रिएट होना, जहां आप जा रहे हैं वहां पर एक्स्ट्रा लोगों का चले जाना, डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, और वहां पर
आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं ना मिल पाना, हेल्थ केयर सेक्टर से सुविधाएं ना मिल पाना, आपका वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके कारण में वेजेस की चीजें वहां पर आपको नहीं मिल पाना, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम्स कि माइग्रेशन के कारण में क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो यानी कि ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि दो प्रकार की ग्रोथ हो, एक इंडिया में तो ग्रोथ हो लेकिन भारत में जो ग्रामीण जो गांवों में भारत बसता है वहां पे ग्रोथ ना हो। तो वहां को कैसे रिफॉर्म किया जाए ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा, और इसके लिए बजट के अंदर में काफी सारे प्रोविजंस को रखा गया। जैसे आपको पता ही है दोस्तों, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जिसको बोला जाता है, इसके अंदर में हमने ये कहा कि आप रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट करके मत जाइए, आपको हम 100 डेज का गारंटीड वर्क प्रोवाइड कराएंगे। कहां पर? रूरल एरिया में ही प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों कोविड के बाद में ये देखने में आया कि जब लोग माइग्रेट करके गए तो मनरेगा ही एक ऐसी चीज थी जिसने लोगों को उनके जीवन व्यापन चलाने के लिए क्या पैसे प्रोवाइड कराए, जॉब प्रोवाइड कराई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ में दोस्तों रूरल एरिया में जो बेसिक चीजें हैं, जो जरूरत है, जैसे मान के चलिए कैनाल खोदना है, नहर खोदना है, सड़क बनाना है, गड्ढा करना है, पेड़ लगाना है, तार डालनी है, ये सारे काम क्या है यहीं से ही दोनों, यानी कि वहां पर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी क्या काम करता है, ये मनरेगा के जो एम्प्लॉइज हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं। अगली स्कीम अगर देखी जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जैसे अर्बन है वैसे ग्रामीण आवास योजना, वहां पर गांव में हर किसी को पक्का घर मिले, हर घर में एलपीजी कनेक्शन हो, हर घर में पानी का कनेक्शन हो। ये सारी चीजें क्या है कि रूरल एरिया के अंदर में कैसे डेवलपमेंट को लाया जाए जिसके कारण में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ना करें, उसी एरिया में डेवलपमेंट हो, वहीं पर ही काम करें, वहीं पर ही स्टार्टअप करें, वहीं पर ही अपने जीवन व्यापन के साथ में लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कराएं। और यही तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब जैसे देखिए ग्राम सड़क योजना, कैसे कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, लाइवलीहुड मिशन आपको ऑलरेडी बताया मैंने, इसी के अंडर में है कि क्या मैं कैसे विलेज लेवल पर क्या इंटरप्रेन्योरशिप को लाना, कैसे महिलाओं को काम करने का सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से उनको फंड प्रोवाइड कराना जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सके, कैसे कई सारे लोगों को, अब जो पिछड़ा तबका उनको क्या करना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर प्रोवाइड कराना जिससे नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में क्या कर सके, जीवन व्यापन कर सके। यानी कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों का, रूरल एरिया का चहुमुखी विकास हो, ये कोशिश करना। ग्राम सड़क योजना दोस्तों क्या करता है, अगर कनेक्टिविटी होगी तो एक तो पहली बात आप दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा दोस्तों इकोनॉमिक कनेक्टिविटी भी तो बनाता है, जो ऑल वेदर क्या करती है, रोड प्रोवाइड कराती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल लाइवलीहुड मिशन जो क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एग्रीकल्चर को कैसे रिवाइव किया जाए, अब रिवाइव करने के लिए क्या वहां पर इनोवेशन किया जाए, वहां पर आपको पता है कई सारे फंड दिए जा रहे हैं, आप सबको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत में क्या दोस्तों, किसान को टोटल 6,000 रुपए, जिसकी 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाएगी। वो इसलिए दी जा रही है दोस्तों जिसके अंदर में वो क्या करे, अपनी खेती के अंदर में जो उनको इनपुट चाहिए वो क्या कर सके, उसके अंदर प्रोवाइड करा सके, बीज फसल जो भी चाहिए उनको उसके अंदर में प्रोवाइड करा सके। तो ये सब चीजें इसीलिए की जा रही है कि रूरल इलाकों के अंदर में जो बेसिक चीजें हैं वो सुविधाएं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। आपको पता होगा कि ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस को कैसे यहाँ पर लेकर जाया जा सके। यहाँ पर जैसे मान के चलिए फार्मर्स के लिए आपने कर लिया, यूथ के लिए आपने कर लिया, स्किल प्रोवाइड कराने के लिए कर लिया, एजुकेशन सेक्टर से कर लिया। अब उसके बाद में कई सारे ऐसे भी लोग हैं वहां पर जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको सोशल असिस्टेंस स्कीम बोला जाता है, वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना। ये सब योजना इसलिए हैं कि वहां के जो और भी लोग पिछड़े हुए तबके हैं, क्या नाम है, वृद्ध हो गया, विधवा पेंशन योजना, उन सबको क्या है, किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए जिससे वो अपना जीवन व्यापन क्या कर सके, चला सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिव्यांग हो गया, फैमिली बेनिफिट्स हो गए, अन्नपूर्णा स्कीम, ये सारी की सारी स्कीम्स ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, अब मान के चलिए ये सब चीजें हो गई, तो आपको पता है हर चीज का जमाना किस चीज का है, डिजिटल का जमाना है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर कैसे पहुंचाया जाए उसके बारे में बात की जा रही है। खेतों में पानी पहुंचे उसके लिए सिंचाई योजना बनाई जा रही है। अब सिंचाई करते समय पर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल का यूज करके पॉल्यूशन भी हो और पानी लगातार खींचते रहे, उसके लिए क्या सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो उसके लिए कैसे कैसे वहां पर पशुपालन किया जाए, मधु पालन, हनी, मधुमक्खी का पालन, बी पालन, ये कैसे किया जाए जिससे
मधु निकाला जाए, हनी निकाला जाए, शहद निकाला जाए, उसको बेचा जा सके। ये सारी चीजें वहां पर करी जा रही हैं। ठीक है, आपके क्या किया जा रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर, एक और चीज करी जा रही है, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स, वो मतलब जो जमीनों के रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। अच्छा चलिए, आपके लिए होमवर्क है, इस स्कीम का नाम बताइए। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं। जहां पर रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जा रहा है, जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटल किया जा रहा है, उस स्कीम का नाम बताइए दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये सब चीजें करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब टेक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना, टेक्नोलॉजी की तरफ जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ाना, उसके बारे में भी बात की गई होगी इस बजट के अंदर में। जी हाँ, उसके बारे में बात की गई। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में कैसे इंटरनेट की, कैसे टेक्नोलॉजी की सुविधाएं पहुंचाई जाए, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब दोस्तों एक और चीज समझिए, जो टेलीकॉम सेक्टर होते हैं वो अपने टावर हो या फिर अपने सेटअप हो, इक्विपमेंट्स हो, वहां पर नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर फीजिबल नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे सेटअप करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, दूसरा यहाँ पर इतने ज्यादा पॉपुलेशन, इतने ज्यादा कंज्यूमर नहीं है, तो उस कारण से भी नुकसान होता है। अब उस कारण से अगर ये चीज देखी जाए तो उसके कारण में क्या होगा, नुकसान किसको होगा, वहां के लोगों को होगा, डिजिटल उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है दोस्तों, वो क्या है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फंड क्या है दोस्तों, ये सरकार ने बनाया है इस फंड को, और इस फंड के अंदर में मतलब ये किसके तहत में, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत में बनाया गया था। ठीक है, इस फंड के अंदर में क्या है, हर टेलीकॉम जो सेक्टर है उसको क्या करना पड़ता है, अपना 5% क्या करना पड़ता है, इसके अंदर में पे करना पड़ता है। जो उसका रेवेन्यू है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो इसके अंदर में पे करना पड़ता है। और इस फंड का फिर यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट करती है, किस लिए, कि रूरल इलाकों में कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जा सके, कैसे वहां पर सेटअप लगाया जा सके, कैसे वहां पर टावर्स लगाए जा सके, कैसे वहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। फिर कह रहा हूं, टेलीकॉम सेक्टर पहले ये बचते थे कि यहां पर हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो लगाना, सेटअप करना बहुत कॉस्टली है, दूसरा वहां पर उतनी पॉपुलेशन है तो वहां पर रिटर्न इतना नहीं निकलेगा। तो आप सरकार ऐसे तो छोड़ नहीं सकती कि भैया रूरल एरिया बिल्कुल पीछे रह जाए और आप इधर लगाते जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन एक स्कीम लेकर आए, जिसके अंदर में हमने ये क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर में नहीं है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5% जो सर्विस लिवाई लगा रहे हैं, यानी कि सर्विस चार्ज लगा रहे हैं, किसके ऊपर, टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर में, कि आपका जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है पूरे साल का, उसका आप 5% क्या करिए, इसके अंदर में जमा करिए, जिसको यूज किया जाएगा किसके अंदर में, आपके रूरल इकोनॉमी, रूरल एरिया के अंदर में डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये भी समझिए, भारत नेट के अंदर में हम क्या कर रहे हैं कि जो आपको पता है फाइबर नेटवर्क शहरों में तो फिर भी आ गया, आपको पता है शहरों के भी जो थोड़े से ग्रामीण जो पिछले इलाके हैं वहां पर भी फाइबर इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है। तो आपको सोचिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल था अगर इन कंपनीज के ऊपर भरोसा रखते। तो इसके लिए क्या क्या है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने की, भारत नेट बनाने की क्या की गई है, सरकार के द्वारा कोशिश की गई है। जहां पर हमने कोशिश, टारगेट ये लिया है दोस्तों कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम क्या करेंगे, फाइबर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बेनिफिट क्या है, आपकी जो सुविधाएं हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ग्राम पंचायत से कनेक्टेड होंगे तो आप अपनी सुविधाएं ले सकते हैं। जो रूरल अर्बन जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करने की कोशिश की गई है। डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रधानमंत्री जी का एनविसाज्ड कॉन्सेप्ट है, उसको बढ़ाने की बात की गई। तो ये सारी चीजें क्या है आपस में, प्लीज इन सब चीजों को इंटरलिंक करते रहिए दोस्तों। ठीक है, अगर डिजिटल चीजें वहां पर प्रोवाइड होंगी तो वहां के लोग ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा वो क्या करेंगे, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उसको एक्सेस कर पाएंगे, एजुकेशन ले पाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, इंटरनेट के कारण में उनको चीजें मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो रूरल एरिया में कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो बजट के अंदर में आपको पता है डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसके लिए फंड को कैसे इंक्रीज किया जाए, रूरल एरिया के अंदर में ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका, पॉपुलेशन का इंक्रीज किया जाए, साथ में लोगों को अवेयर भी कैसे किया जाए, ये भी उसके अंदर बात की गई है। और आपको पता है मैंने कि बजट प्रपोज टू एलोकेट 5% ऑफ एनुअल कलेक्शन अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसको क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे रूरल एरिया के अंदर में, जहां पर टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। तो ये सब चीजें की गई हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, कैपिटल फंड लगाया जा रहा है, स्टार्टअप एग्रीकल्चर के लिए लगाया जा रहा है, आपको बता दिया, किसान ड्रोन के इंडस्ट्रीज जो खेती के अंदर में हेल्प कर सके। देखिए इमेज लगी है ना, ड्रोन शक्ति मनाई जा रहा है। ड्रोन शक्ति क्या, अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ड्रोन शादी ब्याह में ही नहीं हेल्प करेगा। मान के चलिए किसी किसान को अपनी फसल के सर्वे करना है, अब फसल उतनी अंदर है, कीड़े मकोड़े नहीं लगे हैं,
क्या वहां पर पानी है या नहीं, तो वो सर्वे कैसे किया जा सकता है, इस ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। इस ड्रोन के माध्यम से जो खाद है, यूरिया है, उसको स्प्रिंकल किया जा सकता है। ये सब चीजें क्या है, ये सब सुविधाएं किसके माध्यम से, इनके माध्यम से प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब विलेजेस के अंदर में वाइब्रेंट प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्टिविटीज, और एक और चीज वहां पर, एक और चीज किया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेजेस में जाके कैंप लगाए। और जैसे आपको पता होगा कि विलेजेस के लिए क्या है कि आदर्श ग्राम योजना, कि गांवों को कैसे आइडियल रूप में डेवलप किया जाए, यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, नीति आयोग का कॉन्सेप्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन सब स्कीम से आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के कोर में क्या है, रूरल यानी कि ग्रामीण, कौन, विलेज, वहां पर रहने वाले लोग, उनको कैसे एडवांसमेंट किया जाए, उनको कैसे चीजें मिल सके, उनको ये ना लगे कि अगर हम अर्बन इलाकों में रहते तो हमें ये सारी चीजें मिलती, हम रूरल इलाकों में रह रहे हैं, इस कारण से हमें नहीं मिल रहा, और इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, माइग्रेट कर देना चाहिए। तो ये अगर माइग्रेट कर जाएंगे तो उसके कारण में आपको पता है बहुत सारी समस्याएं जिसके बारे में ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, वो चीजें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए, वहां पर लोगों को बेसिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, क्या में आपके इंटरनेट, आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं, आपको रोड, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप फंड, ये सब चीजें क्या वहां पर प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे आपको पता है बैंक को ये कहा जाता है कि मैंडेटरी किया जाता है कि आपके ये ब्रांचेस क्या होंगी, इतनी % ऑफ ब्रांचेस क्या होंगी ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि रूरल इलाकों में लगेंगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। वरना आपको सोचिए ना, ये सब क्यों जाएंगे वहां पर, इनको तो प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट कहां, शहरों में मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो अगर आप ग्रामीण यानी कि रूरल इकोनॉमी को इवॉल्व नहीं करेंगे, उसको एडवांस नहीं करेंगे, तो दोस्तों आने वाले समय में आप भूल जाइए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आप जा सके, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ 70% पॉपुलेशन कहां रह रही है, यहीं रह रही है। वर्कफोर्स कहां रह रहा है, यहीं रह रहा है। तो वो भी तो कंज्यूमर है, वो भी तो क्या है, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसको भी एनहांस करने की क्या है, जरूरत है दोस्तों। और इसीलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है दोस्तों इस फील्ड के अंदर। अब अगला आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑलरेडी इसके ऊपर में बहुत बार डिबेट और डिस्कशन हो चुका है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, ये सब चीजें बनना, सड़क हो गया, ट्रेन हो गया, सारी की सारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट जॉब मिलती है, डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, बेनिफिट हो रहा है, और उसके कारण में सरकार को भी बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोला जाता है कि सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उसके कारण में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि और अदर जो पार्टीज हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो भी इंक्रीज होता है इस फील्ड के अंदर, तो बेनिफिट मिलता है। रोड बन रही है तो भी बेनिफिट है, जॉब तो क्रिएट हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है। ट्रक यहां से अगर मान के चले खरबूजा लेके जाना है तो ट्रक आसानी से मूव कर सकते, खरबूजा सड़ेगा नहीं, फार्मर को भी फायदा, जो व्यापारी है उसको भी फायदा, तो हर तरीके से फायदा है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया स्कूल बनाना, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। आपका दूसरा क्या हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल्स बनाना, लोगों की सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आता है। तो दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार क्या कर रही है, इस समय खर्चा करने की, इस बजट के अंदर में काम करने की बात कर रही है। तो दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और एक सोशल। तो फिजिकल का ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मार्केट्स को नई बनाने के लिए क्या किया जाता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सोशल, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को, इसके अंदर में ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि इंसान कैसे हेल्दी रहे, कैसे स्किलफुल रहे, कैसे नॉलेजेबल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करेगा, इकोनॉमी में बेनिफिट करेगा ना, तो वो क्या ना इकोनॉमिक एजेंट के रूप में, तो उसके अंदर में खर्चा करना, उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम खर्चा करना कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, टेलीफोन, इन सब के अंदर में खर्चा करना, उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये कहा जाता है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपया करे सरकार, तो उसका जो आउटकम किसके अंदर में, इकोनॉमी में होता है, वो 2.4 रुपीज का 4.5, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 रुपए का बेनिफिट होता है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करने की बात हुई। और ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि मान के चलो भैया कहीं पे एक बिल्डिंग बन रही है, तो पर सीमेंट यूज हो रहा है, सरिया यूज हो रहा है, वहां पर क्या नाम है, छत डलने के लिए स्टील यूज हो रही है, सारी चीजें यूज हो रही है, सारे मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो जहां से आ रहा होगा उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वहां पे भी जॉब क्रिएट हो रही है, जहां पर आ रहा है वहां पर कैपिटल भी लग रहा होगा, इन्वेस्टमेंट भी लग रही होगी, लेबर भी लग रही है, वो भी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और जहां से मान के चलिए किसी का अगर कैपिटल लगा है, पैसा लगा है, वहां से अगर उनको बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो वहां से ही बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से देखा जाए
कि आप एक अगर सड़क भी बनाते हैं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा असर करता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो सरकार बार बार कहती है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कोविड होने के बावजूद भी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही है। सरकार यही कह रही है। तो चीजों को आप समझते रहिए दोस्तों, आपस में इंटरलिंक करते रहिए कि हमारी इकोनॉमी में कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दोस्तों योजना वाले सेशन के अंदर में अगर नहीं देखा तो जाइए, शुरू के 5 मिनट में ही मैंने दोस्तों क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें समझाई है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में खर्चा है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आने वाले समय में अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, यह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा दोस्तों। और कैसे करेगा ऑलरेडी बता चुका। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या, पीएम गति शक्ति स्कीम ऑलरेडी पता है आपको। रोड बनाना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी क्या किया जा रहा है, अलग से स्कीम लाई गई है जिसके अंदर में हम कह रहे हैं कि वहां पर अलग से प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे। हिमालयन रीजन के अंदर में ऑल वेदर रोड्स बनाने की बात हो रही है, एक्सप्रेस वेज को बढ़ाने की बात हो रही है, हाईवेज को बढ़ाने की बात हो रही है, हाईवेज का जाल बनाने की बात हो रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये सब किसी ना किसी तरीके से क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे किया जाए, इंक्रीज किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंक्रीज किया जाए, देखिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाने की बात हो रही है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात की जा रही है। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, रीजनल कनेक्टिविटी। अब उड़ान स्कीम है, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग रीजन के अंदर में। क्या किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बनाया जा रहे हैं अलग अलग रीजन के अंदर में। तो ये क्या कर रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जॉब क्रिएशन कर रहा है, और आने वाले समय में ये क्या करेंगे, हेल्पफुल तो होंगे, रिटर्न भी तो देके जाएंगे ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, कवच हो गया रेलवे के अंदर में जिनका दो आपस में टकराए नहीं, सारी चीजें क्या है, नेशनल रोप भी बनाया जा रहा है, आपके डेवलपमेंट किया जा रहा है, आपके रोड बनाए जा रहे हैं, आपके रेल नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, फ्रीट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। फ्रीट कॉरिडोर का मतलब क्या, कि पहले क्या होता था, एक ही पटरी पर क्या होता था, पैसेंजर वाली ट्रेन भी और सामान वाली ट्रेन दोनों की दोनों जाती थी। तो अलग अलग किया जा रहा है फ्रीट कॉरिडोर, उसपे सिर्फ सामान जाएगा, जल्दी जाएगा, एनवायरमेंट को लॉस कम होगा। क्यों, क्योंकि हम वैसे ट्रांसपोर्ट रोड के थ्रू करते थे, उसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, सारी चीजें होती थी, वो चीज रुकेंगी। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, एक और चीज समझिए, जहां पर मान के चलिए रोड जा ही नहीं सकती कन्वेंशनल, वहां पे अलग अलग चीजें प्रकार, जैसे रोपवे बताया आपको मैंने, जो अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी बेस्ड जो ब्रिजेस हैं वो बनाने की बात की जा रही है। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में सोलर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सोलर का आपको बता रखा है कि सोलर प्लांट्स बना रहे हैं, सोलर पैनल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। ये भी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बनाना हो गया। कनेक्टिविटी 5G से रिलेटेड कनेक्टिविटी बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, टावर बनाना, सब कुछ करना। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कौन सा, फिजिकल। अब सोशल के अंदर में आए तो लोगों को घर मिले, आवास योजना। ठीक है, हर घर नल से जल, हर किसी को क्या है, नल से पानी मिले। इसके दो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक पानी की वेस्टेज भी रुकेगी, और दूसरा क्या हो गया, तो लोगों की जो हेल्थ है, जो पानी वैसे आता है अनकंट्रोल वे में आता है, वो उसमें लीचिंग होती है, बहुत सारी चीज होती है, बिना ट्रीटमेंट के आता है, तो बहुत सारी समस्या होती है, बीमारियां भी लाती हैं, उससे ही बचाव हो जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी बनाना हो गया, सारी चीजें क्या है, सोशल से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाना हो गया, जहां से घर पे ही पढ़ सके। आपको वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड की जा रही है कि आप घर से ही ट्रेनिंग ले सके, स्किल ले सके, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जा सके। ये सब क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऑलरेडी ये सब अभी पहले वाले सेशन में ही आपको करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो बजट के अंदर में किया जा रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। आपको पता होगा पीएम आयुष्मान भारत योजना बनाई जा रही है, जिसके अंदर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी जा रही है, किसमें 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली दिया जा रहा है। क्या, पर फैमिली दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, अभी पिछली स्लाइड में बताया मैंने कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जैसे पीएम गति शक्ति पूरे इंडिया के लिए ना, वैसे ही पीएम गति शक्ति का छोटा सा रूप है ये, इसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, कैसे कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, कैसे वहां पर अगर सोचिए, वहां पर अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी दोस्तों, तो न्यू सेटअप भी तो लगने शुरू होंगे, नए नए स्टार्टअप लगने शुरू होंगे, नए नए इनिशिएटिव्स होंगे, वहां पर कनेक्टिविटी होगी, लोगों का आना जाना होगा, टूरिज्म इंक्रीज होगा, सारी चीजें तो होंगी ना दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे, ये सब चीजें भी इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये
कंक्लूजन करने का यही तरीका कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर आपको बनना है तो अगले 25 साल आपको इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये दर्शाता है कि यहाँ पर 1 रुपया खर्च करो तो 2.5 रुपए के आसपास में क्या मिलता है, यहाँ से रिटर्न मिलता है इकोनॉमी के अंदर में। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जॉब भी क्रिएट होगी, इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी और डिमांड भी क्रिएट होगी। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़े अगले आर्टिकल की तरफ। इसको हम बहुत डिटेल में एक्चुअली में कर चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज से। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो किसान है, फार्मर है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर एक ही रहती है, खेती करना और करना। उसकी खेती को डाइवर्सिफाई करने के लिए कहा जाता है कि क्यों ना पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए। अगर ये सब चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, अगर इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, उसकी डाइवर्सिफाई हो जाएगी और उसके कारण उसको जो सेफ्टी नेट चाहिए होता है वो चीज भी मिल जाएगी। और उसके कारण में दोस्तों हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डाइवर्सिफाई हो जाएगी। पहले हम सिर्फ मान के चले से चावल एक्सपोर्ट करते थे, अब हम क्या कर सकते हैं, मछली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर देखा जाए कितनी कोस्टलाइन किससे लगती है, पानी से लगती है, अंदर कितनी ज्यादा नदियां का जाल है। तो ये कर सकते हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, पानी के थ्रू मछली पालन करके कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, फलों की खेती कर सकते हैं, क्या ना फूलों की खेती कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर को हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दोस्तों। डेयरी को अगर देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है जो 5% नेशनल इकोनॉमी के क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है और 8 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं। सोचिए, दूध का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए, दूध को हम यहां से, दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करने लग जाए, प्रोसेस करके बाहर भेजने लग जाए, जो मछली है फिशरी सेक्टर उसको हम क्या करने लग जाए, एक्सपोर्ट करने लग जाए। तो आप ये देखिए कितना ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन चलाया गया है जो क्या करता है, ब्रीड डेवलपमेंट, कि कैसे अच्छी अच्छी ब्रीड्स को लेकर आया जाए, कैसे ब्रीड्स को इनहांस किया जाए, कैसे ब्रीड्स वो वाली ज्यादा से ज्यादा एरिया में पहुंचाई जाए जिनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिनका दूध देने की क्षमता ज्यादा है, जो इंडिजिनस है उनको कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, डिसीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फुट एंड माउथ जो रिलेटेड जो डिसीजेस हैं उनको कैसे रोका जाए। आप खुद सोचिए, इन डिसीजों को रोकने के लिए या तो हॉस्पिटल बनाया जाए, इनको पहले ही वैक्सीनेशन दी जाए, वैसे ही इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए। इससे क्या होगा, आप खुद सोचिए, अगर जानवरों में डिसीजेस होती हैं तो जानवरों की तो डेथ होती है, साथ में इसका इंपैक्ट ह्यूमन पे भी पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए काफी समय पे किया जा रहा है। आपको पता है मथुरा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं इसके अंदर में, एनिमल हस्बेंड्री और इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, बजट के अंदर में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के लिए पैसा इंक्रीज किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य यानी कि मछली पालन से रिलेटेड है, जहां पर मछली को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उससे रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सारी की सारी चीजें ये स्कीम इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब दोस्तों आप लास्ट में आते हैं इंक्लूसिव रूरल एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। अब रूरल एरिया के अंदर में दोस्तों अगर हमें इंक्लूसिव होना है तो यूथ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और साथ में दोस्तों महिलाएं यानी कि वुमेन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए बजट के अंदर में प्रायोरिटी है दोस्तों, प्रायोरिटाइज किया गया है किस किस चीज को, कि आपको एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है और साथ में ग्रोथ को क्या करना है, इस प्रोडक्टिविटी यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करने के थ्रू ग्रोथ को क्या करना है, इंश्योर करना है। अब जब ये ग्रोथ हो रही है तो ऐसा ना हो कि ये ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर की हो जाए, ऐसा ना हो कि ये ग्रोथ मेल डोमिनेटेड हो जाए, ऐसा ना हो ये ग्रोथ सिर्फ अपर कास्ट डोमिनेटेड हो जाए। ये हर कास्ट, हर रिलीजन, हर जेंडर के बैरियर को तोड़ते हुए हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कैसे विलेजेस लेवल तक, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने एक स्कीम चलाई जहां पर हम उनको कैसे मेन डेवलपमेंट स्ट्रीम के अंदर में लेकर आए, जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, जो अंडर डेवलप्ड विलेजेस हैं, उनको कैसे लेकर आए। यानी कि इंक्लूसिव होना चाहिए ना, डिवीजन ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं ये और ज्यादा बढ़ती जाए, जो डिवाइड है और ज्यादा बढ़ता जाए। हम एक तरफ जीडीपी हमारी ग्रोथ करती जाए, दूसरी तरफ विलेजेस में जो बेसिक एमिनिटीज, बेसिक सुविधाएं हैं वही ना पहुंचे। उन चीजों को भी कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे आंगनवाड़ीज वहां पर हेल्प कर सकती है ह्यूमन कैपिटल को बनाने के अंदर में, कैसे जल जीवन मिशन वहां पर हर घर तक पानी पहुंचाकर हेल्थ को भी इंश्योर कर सकता है, पानी की वेस्टेज को बचा सकता है, लोगों के टाइम को बचा सकता है। ये सब चीजें कैसे इंश्योर की जा सकती है, इन सब चीजों के बारे में भी
बात की जाती है दोस्तों। और ऑलरेडी इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूं, नारी एंड नारी शक्ति, नारी और युवा शक्ति। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि अगर मान के चलिए भारत को अपने जो एडवांटेज लेना है कि उसकी यंग पॉपुलेशन है, तो उसको इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा कि विमेन और यूथ ये दोनों उसके क्या है वर्क फोर्स के रूप में इकोनॉमी में क्या करें, हेल्पफुल करें। आप खुद सोचिए, ये कहा जाता है कि मान के चलिए 50% पॉपुलेशन जो है वुमेन, वो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। खुद सोचिए, जिस दिन महिलाएं भी हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गई, तो कहा जाता है हमारी जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 9% क्या से ऊपर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। तो आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि महिलाएं कैसे काम कर सके। अब महिलाएं कैसे काम कर सके और यूथ कैसे काम कर सके, तो यूथ के लिए क्या है दोस्तों, स्किल, एजुकेशन, ये सब चीजें हमने बात कर ली। अब महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए आपको पता है न्यूट्रिशन, उसके लिए काम करना, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स, उसके लिए काम करना, महिलाओं के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके लिए काम करना। ये सारी चीजें क्या है, ये महिलाओं के एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, महिलाओं को कैसे सशक्त करना उसके लिए रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, अब एक स्कीम, एक वर्ड याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कि जिसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, संबल, संबल और सामर्थ्य। ये मिशन शक्ति, मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड, जहां पर हम महिलाओं को एजुकेट करने के साथ साथ में उनको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर में दो उसकी क्या है, छोटी सी स्कीम है, मतलब आप ये समझिए ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिशन शक्ति जो वुमेन से रिलेटेड है, जिसके अंदर में सारी की सारी स्कीम सब्ज्यूम हो गई है। जो पहले स्कीम चलती थी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड, एम्पावरमेंट से रिलेटेड, जो अलग अलग स्कीम थी सब एक ही में आ गई है। जैसे पोषण के अंदर में सारी स्कीम्स आ गई हैं, ठीक है। जैसे वात्सल्य, जो बच्चों के लिए अलग अलग स्कीम्स थी वो सारी एक ही स्कीम के अंदर आ गई, कौन सी, वात्सल्य स्कीम के अंदर। तो ऐसी दोस्तों इसके अंदर में सामर्थ्य और ये क्या है, संबल। संबल क्या है दोस्तों, संबल क्या है, सब स्कीम है किस चीज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए क्या है, संबल। और सामर्थ्य यानी कि उसको कैपेबल बनाना, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है सामर्थ्य स्कीम। प्लीज इन दोनों टर्म्स को याद रखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें की जा रही हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता ही है, सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। तो महिलाओं को कैसे इसके अंदर में इन्वॉल्व करना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, आप सभी को इस चीज के बारे में पता ही है दोस्तों। अब आता है सस्टेनेबल एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रीकल्चर फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप तो हो, बट वो सस्टेनेबल भी हो, वो टिके भी। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन काम करे चले जाए, और अगर कोई काम करे भी तो मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए कि वहां के जो सॉल्यूशन, वहां के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ जाए। क्या है, वहां के सॉल्यूशन की तरफ जाए। द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप रेवेन्यू इज द मेजर फोकस एरिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कि आप वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर फील्ड में तो अप्रोच करें ही, वहां पर आप चाह रहे हैं कि वहां पर नए नए स्टार्टअप आए, बट वो स्टार्टअप वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट के कारण में वहां के एनवायरमेंट, वहां के इकोसिस्टम को ही क्या किया जाए, हर्ट कर दिया जाए। वहां का जो सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको हर्ट कर दिया जाए। यानी कि हर मायने में वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और ऑलरेडी ये सब सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि कैसे सारी चीजें हेल्प करेंगी आने वाले समय में, कि वहां पर हम कैसे मान के चलिए क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे इंक्रीज करना है। तो मान के चलिए जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुनेशन, जिसको हम रफ्तार स्कीम बोल रहे हैं, जिसके अंदर में हम पुरानी जो चीजें हैं उनको कैसे इनहांस करें, जैसे पुराने जो मैकेनिज्म है उनको कैसे बढ़ाएं, जो मान के चलिए यहाँ पे फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कैसे लगाएं, मार्केट का एक्सेस कैसे प्रोवाइड कराएं। और ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको छोटा सा, किस चीज का, पराली जलाने वाला। तो वहां पर ऐसे कोई स्टार्टअप आए जो क्या करें, उनकी पराली की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें, उनकी इनकम को भी हेल्प करें, और क्या करें, उससे इकोनॉमी को कोई ना कोई बेनिफिट पहुंचाएं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें करी गई हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं, फंडिंग अवेलेबल नहीं होती है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम अवेलेबल है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी दोस्तों। इन सब चीजों को मैं 3 से 4 बार सेशन में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप खुद सोचिए, अगर रूरल इकोनॉमी के ऊपर में क्वेश्चन आ जाए तो आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर में आपने कम से कम मान के चलो 10 पॉइंट नोट कर सकते हो, जो रूरल इकोनॉमी, यूथ हो गया, वुमेन हो गया, फार्मर की एजिंग हो गया, यूथ का माइग्रेट करना हो गया, वहां पर फंडिंग का अवेलेबल नहीं होना हो गया, वहां पर क्या है, लेबर। आप सोचिए, माइग्रेट अगर कर जाएंगे तो लेबर भी तो वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगी ना।
वहां पर महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन हो गया, महिलाओं का किसान के रूप में नहीं माना जाना हो गया, महिलाएं अगर खेती कर रही हैं तो उनको फंडिंग नहीं मिलना हो गया। ये सारी चीजें क्या है, वहां पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब चीजें क्या है, रूरल एरियाज के ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। इनके सॉल्यूशन के लिए सारी की सारी स्कीम्स देख रहे हैं। एजुकेशन, स्किल, रीजनल कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी क्या है, पीएम गति शक्ति। खेती करते समय में पानी बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, उसके कारण में एनवायरमेंट में नुकसान होता है। तो वहां पर कैसे हम क्या कर रहे हैं, वहां पर लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, कैसे फसल भी सही सलामत रहे। और दूसरी चीज क्या है, वहां पर पानी ज्यादा एक्सेस में यूज ना हो जाए, ये चीज। अब हमें पता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में पानी जो नलों से पिया जा रहा है, वहां पर लीचिंग हो रही है, कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, वो पी रहे हैं। तो उससे रोकने के लिए, यानी कि हेल्थ से बचाने के लिए भी, और साथ में दोस्तों पानी की वेस्टेज के लिए भी क्या क्या शुरू किया गया, क्या हर घर को जल से नल। तो ये क्या है, आप समझिए इस चीज को, हर चीज एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने इस पूरे के पूरे इस एरिया में देखा। तो आप खुद सोचिए, आपको अगर एग्जाम में रूरल से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए, रूरल से रिलेटेड महिला, रूरल से रिलेटेड क्या नाम है वुमेन, मतलब क्या नाम है यूथ हो गया, रूरल से रिलेटेड फार्मर हो गया, रूरल से रिलेटेड कैपिटल हो गया, रूरल से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप हो गया, तो आप सबका आंसर यहां पर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, वहां पर किसान ड्रोन वगैरह सारी की सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड कैसे किया जाए, नाबार्ड कैसे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में स्टार्टअप्स को क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, कैसे हाईटेक सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए, किनको फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जो ऑलरेडी ये वैसे मैंने आपको पीआईबी के अंदर में कराया भी था, और वही सेम चीज इसके अंदर में है। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, किसकी, कि हर एक नेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करना है, अचीव करना है। अब दोस्तों हमारे भारत में ये बात करी जा रही है कि क्यों ना इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को लोकल लेवल पर ले जाए, यानी कि इन लोकल लेवल पर इन गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे मान के चलिए पॉवर्टी ना हो, जीरो हंगर हो, आपके वहां पर क्लाइमेट एक्शन लिया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, आपके वहां पर अफोर्डेबल एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी। अब ये जो 17, ये इमेज लगा रखी है वैसे भी, ये 17 जो है, ये गोल जो है, आप खुद सोचिए, अगर ये लोकल लेवल पर, यानी कि हर गांव पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में भी इनको अचीव करने की कोशिश की जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे नेशनल लेवल पर क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। और साथ में ही दोस्तों उन जो लोकल एरियाज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश की जा रही है कि कैसे इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंटीग्रेट किया जाए, किसके साथ में, लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। इसको वर्ड दिया गया लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है दोस्तों, हमारे और आपके लाइफ पे इंपैक्ट कर रहा है। तो आप खुद सोचिए, नेशनल लेवल पर प्लानिंग करके, नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करके हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे लेवल पर, ब्लॉक्स लेवल पर हम करेंगे, तो यानी कि वो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे डाल पाएगा, हमारे और आपकी लाइफ पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। नेशनल लेवल पर होने के बाद में हो सकता है उसको पेनिट्रेट होते होते आते 10 साल लग जाए, बट अगर इतने स्मॉल लेवल पर जाकर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्या है, लोकलाइजेशन ऑफ द किस चीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी भी बात की जाती है, काफी समय से बात की जा रही है, ऑलरेडी आपको बता दी। और दोस्तों आपको पता है जो ग्रास रूट लेवल है, वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, और अगर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तो आपको ऑलरेडी पता है कि उस चीज के अंदर में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के कारण उसके अंदर में बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगे, और उसके रिजल्ट यानी कि उसके आउटकम आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्लीज याद रखिएगा कि हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लोकलाइजेशन लेवल पर जाने की बात करते हैं। हम कहते हैं जो टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में है, उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जो आपके म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके थ्रू कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, जो लोगों के डायरेक्ट लाइफ में, उनकी हेल्थ पर क्या करे, लाइवलीहुड पे क्या करे, असर करे। ठीक है, चलें। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिस्ट, मतलब आज के न्यूज़पेपर बोला, तो ये जो मार्च 2022 का कुरुक्षेत्र का एनालिसिस था, क्या था, कुरुक्षेत्र का जो एनालिसिस था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसको प्लस में योजना वाला, ये दोनों के दोनों सेशंस को क्या करिए, कंबाइंड वे में देखिएगा। इससे आपको क्या होगा कि 2022 का जो बजट है ना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बजट ऑलरेडी पढ़ चुके हो दोस्तों, तो इसमें इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ना देते हुए भी 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी आप परचेस करना चाहते हैं कोर्स, कहां पर, स्टडी IQ में, तो ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं PRT33,
जिससे आपको स्टडी IQ पे 33% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं बहुत जल्दी आपके लिए अप्रैल के महीने की योजना और कुरुक्षेत्र का जो एनालिसिस है वो भी लेकर आऊंगा, तो बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।